अगर वास्तव में सीटेट में जो आपका एसएसटी है उसमें 60 में 60 लाना चाहते हो तो ये क्लास आपके लिए। और इस वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चंस आपको एज इट इज एग्जाम में छपे मिलेंगे। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और जो क्वेश्चंस हैं उनको पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन क्या है एनसीईआरटी का मैंने साथ में उसको ऐड भी कर देता हूं ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है। इससे पहले वाले जो हमने सुपर 100 क्वेश्चंस कराए हैं, 500-600 क्वेश्चन करा चुके हैं, उनको नहीं देखा है तो देखिएगा, क्योंकि 5-5 6-6 घंटे की जो आप मैराथन देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर हम आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करा करके करवा देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, टाइम वेस्ट करना नहीं है क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं है और आपके पास तो है ही नहीं। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे भैया, क्या बनाते थे? पत्थर की मोहरें बनाते थे, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र बनाते थे, लोहे से बनी तकलियां या फिर सोने से बर्तन बनाते थे। तो क्या बनाते थे? देखिएगा यहां पे क्या लिखा है, हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं कुछ चीजें। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार बनाए जाते थे। आपसे क्वेश्चन घुमा करके भी तो पूछ लेगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि औजार किससे बनते थे? औजार, हथियार, गहने, बर्तन किससे बनते थे? तांबे, कांसे से। ठीक है, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, यहां मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं। जैसा कि हमसे क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। सर क्या बनाते थे? पत्थर की मोहरें बनाते थे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वहां तो राइट हो गया। क्या पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र होते थे उनके? नहीं, पीले रंग से नहीं, ये लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए इनके बर्तन होते थे। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? वेरी गुड। चलिए तो अब देखिए यहां पे हमारा ये ऑप्शन जो है, पत्थर की मोहरें बनाते थे, ठीक है, पीले रंग से नहीं काले रंग से बनाते थे। ओके, लोहे से बनी तकलियां नहीं, सोने से बर्तन बनाते थे, ये ठीक है हमारा सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि ए और डी जो ऑप्शन है यहाँ हमारा राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, इसको आपने समझ लिया। ठीक है, एक बात समझ लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। ये जो आयताकार मोहरें होती थी इस पर काहे के चित्र मिलते हैं? जानवरों के चित्र मिलते हैं। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हमसे कहता है, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। एक महापाषाण कब्र थी, उसमें 2 कंकाल थे। ठीक है, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा, पहचानना होगा कि इसमें महिला का कंकाल कौन सा है और पुरुष का कंकाल कौन सा है। उसके लिए क्या करना होगा? हड्डियों की संरचना देखनी होगी, कंकालों के साथ मिले आभूषण देखने होंगे, कंकालों के आकार। देखिए आभूषण से काम नहीं चलेगा क्योंकि उस समय जो है कि राजा लोग भी आभूषण पहनते थे। ठीक है, कंकालों के आकार से पता चलेगा, ये कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन से पता चलेगा। तो आपको मैं बता दूं कि कंकालों की हड्डियों की संरचना से पता लगेगा। किससे पता लगेगा? हड्डियों की संरचना से पता लगेगा, क्योंकि जो महिला होती है उसका वो बच्चों को जन्म देती है तो उसका जो कटी प्रदेश यानी कि कूला होता है वो पुरुषों की तुलना में बड़ा होता है। उससे पता चलता है कि ये किसी महिला का कंकाल है। ठीक है, तो हड्डियों की संरचना से पता चलता है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन कि प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को आपको सजाना है। वेदों की रचना की शुरुआत हुई पहले, फिर उसके बाद महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत हुई, फिर उसके बाद इनाम गांव में कृषकों का निवास हुआ, फिर उसके बाद चरक आए। ठीक है, तो ये ABCD जो है आपका ये पूरा सीक्वेंस ठीक लगा हुआ है। क्या हो जाएगा? ABCD का सीक्वेंस ठीक है, क्योंकि वेद की अगर हम बात करें तो वेद भारत की सबसे प्राचीन लिखित परंपरा है, इसलिए इन्हें सबसे पहले रखा गया। वेदों के बाद जो है कि वो लौह युग में महापाषाण संस्कृत की शुरुआत हुई तो ये आ गया। फिर इसके बाद ताम्रपाषाण काल में इनाम गांव जैसी कृषि बस्तियां जो है कि विकसित हुई तो उसके बाद ये आ गया। फिर चरक जो है ये बाद के ऐतिहासिक काल के आयुर्वेदाचार्य थे, इसलिए उन्हें अंत में रख दिया गया। तो ABCD ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। बहुत सुपर फास्ट रिवीजन रहता है हमारा, कोई समय खराब करने का हमारा मकसद नहीं रहता। चलिए
तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? किस अधिकार के लिए संगठित हुए थे ये लोग? उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, या फिर खेती करने का अधिकार, या मछली पकड़ने का अधिकार? तो वो इनका अधिकार कौन सा था? मछली पकड़ने का अधिकार। ठीक है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े मछली पकड़ने के अधिकार के लिए ये लोग संगठित हुए थे। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें देखिएगा, भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। क्या हो जाएगा इसमें? गलत क्या है हमारा? इसमें गलत है हमारा बी ऑप्शन। गलत है इसीलिए सही है क्योंकि पूछ ही गलत रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। ये गलत क्यों है? क्योंकि भारत में पहला आम चुनाव जो है वो 1951-52 में हुआ था, 50 में नहीं हुआ था। इसलिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है। गलत है इसीलिए सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? 4, 3, 5, 6। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो यहाँ पे 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? देखिए, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस अफसर, या फिर पुलिस अधीक्षक। क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हमने कोई क्वेश्चन अपने पास से नहीं बनाया, सब सीटेट के ही क्वेश्चन, रिसेंटली पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्या कहते हैं इसको? कहते हैं स्टेशन हाउस मास्टर। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम होता है एसएचओ, जिसको हम लोग एसओ कहते हैं। एसओ वो होता है एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए। कहता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया था? हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशेष कानून का अधिकार, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, या फिर महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपको पता है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 2005 के संशोधन में जो है कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में पुत्रों के समान अधिकार दिया गया, महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार मिला। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? कौन होता है लास्ट निर्णायक? न्यायपालिका, अटॉर्नी जनरल, भारत के राष्ट्रपति, या फिर संसद? तो वो होते हैं जुडिशरी, न्यायपालिका। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक न्यायपालिका को माना जाता है। सर किसको माना जाता है? न्यायपालिका को माना जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? आदिवासी एवं दलित को, केवल अल्पसंख्यक को, दलित एवं अल्पसंख्यक को, या फिर अल्पसंख्यक एवं आदिवासी को? किसके लिए हुआ था ये हुआ था आदिवासी एवं दलित के लिए, ट्राइबल्स एंड दलित्स के लिए। ठीक है, तो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को आदिवासी और दलित समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। इतनी बात क्लियर है? ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जिस विद्यार्थी ने अभी तक एसएसटी की तैयारी नहीं हो पाई है वो सिर्फ हमारी वीडियोस देख ले। जितना मैंने अभी तक कराया है 15 वीडियोस जो मैंने अभी तक दिए हैं मैराथन प्लस ये क्वेश्चन, ये मान के चलिए आपके 50 से 55 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए हैं अगर आप हमारी सिर्फ इतनी वीडियोस देख लेते तो। कहता है ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश कहा जाता है। जहां एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहते हैं? गणतंत्रात्मक, संघवाद, धर्मनिरपेक्ष, या फिर उदारवाद। क्या कहा जाता है सर? उसको कहा जाता है संघवाद। क्या कहते हैं? संघवाद। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? देखिएगा, सरकारी नौकरियों में सूचीबद्ध दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, ये नीति वंचित वर्गों को समान अवसर देकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। ठीक है, बात ठीक है हमारी। न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, ये भी ठीक है, ये श्रमिकों के शोषण को रोकता है और उन्हें न्याय संगत मजदूरी दिलाता है, इसलिए सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करता है। दोनों ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाते हैं, तो ए और बी दोनों ठीक है। ओके, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया भाई। क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही
नहीं है। आपको यहाँ पे गलत बताना है। देखिएगा, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि सभी खनिज अधात्विक नहीं, कुछ धात्विक भी होते हैं। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। इन्होंने कह दिया ऑल मिनरल्स आर नॉन मेटालिक, जबकि कुछ मेटालिक भी होते हैं। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये बात गलत हो जाएगी, गलत है, इसीलिए यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये और बहुत सरल है। जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी है ना, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, क्या कब कहां और कैसे, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है पहले ही पेज से। देखिएगा, नर्मदा घाटी की बात करें तो देखिए, नर्मदा हमने शुरुआत में पढ़ाया था, नर्मदा जो है कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। सर कौन थे? कुछ कुशल संग्राहक थे। ठीक है, और जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फल और जंगल के बाकी प्रोडक्ट का यहीं से वो संग्रहण किया करते थे, और ये जानवरों का आखेट मतलब शिकार भी किया करते थे। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सेकंड के साथ में चला जाएगा। चलो वज्जी छोड़ो, गारो की बात कर लो। जो हमारे उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ियां हैं उनकी बात कर रहे थे। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। सर क्या हुआ? जहां कृषि का विकास हुआ। ठीक है, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे, आपको हमने खूब बताया है। फिर इसके बाद अगर गंगा घाटी की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो गंगा घाटी किसके साथ जाएगा? गंगा घाटी हमारा चला जाएगा लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। आपको मैं बता दूं, गंगा की बात करूं तो गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, सिंधु और इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें तो ये किसके साथ जाएगा? ये जाएगा हमारा प्रथम नगर के साथ में, क्योंकि देखिए सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बारे में आपको बताया था मैंने। ठीक है, लगभग 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। तो ये जाएगा हमारा प्रथम नगर या आरंभिक नगर के साथ में। अब इसको मिला दो भैया, एक बचा बच्ची, वो हमारा आरंभिक गणतंत्र के साथ में चला जाएगा। ए सेकंड के साथ में, ए सेकंड हो गया, C5 के साथ में, C5 हो गया, फिर D3 के साथ में, E4 के साथ में। ठीक है, एक बचता है वो तो अपने आप सही हो ही जाएगा। तो कुल मिलाकर के और वज्जी हमारा आरंभिक गणतंत्र के साथ में चला जाएगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ ताकि आप बिल्कुल जो है आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था एक निश्चित फीस लेकर के, कि इतनी फीस है तुम्हारी, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए या फिर सरकारी संस्थानों में। तो ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को साल भर पढ़ाया जाता था, लेकिन फसल की कटाई के समय उनको छुट्टी कर दी जाती थी ताकि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में हाथ बटा करके फसल की कटाई कर लें। ठीक है, तो जब वे खेतों में काम करते थे तब उनको छोड़ दिया जाता था। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा बी राइट हो जाएगा। चलिए, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको आंसर पता होगा। BCE का तात्पर्य होता है, क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा, बिफोर कंटेम्प्रेरी एरा या फिर बिफोर क्रिश्चियन एरा। क्या होगा इसका राइट आंसर भैया? बिफोर कॉमन एरा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बिफोर कॉमन एरा। चलिए, हम ये आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शतुर्मुर्ग होते थे? कैसे जानते हैं बताओ हमको। चलिए, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शतुर्मुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। शतुर्मुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इसका वर्णन है। उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शतुर्मुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से हमें पुरापाषाण युग में भारत में शतुर्मुर्ग होते थे ये हम जान पाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, जंगलों का विनाश हो गया होगा, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, संभवतः लगभग नदियां सूख गई होंगी, यही लगता है ना? तो ये बात ठीक है हमारी कि देखिए ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा।
और जंगलों का विनाश हो गया होगा। ओके, संभवतः नदियां सूख गई होंगी। ये 3 ऑप्शन हमें जो है मिलते हैं एनसीईआरटी में, तो हम इसी के साथ में चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या होता था? देखिएगा, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, बोधिसत्वों को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्त करना बाकी था। मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो देखिए, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। हाँ, ऑप्शन हमारा ये भी ठीक है कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। दोनों ऑप्शन आपके ठीक हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखिएगा, पहला पॉइंट देखिए, नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी 2 मुख्य विशेषताएं थी महायान के अंतर्गत। एक तो मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ठीक है, पॉइंट ये भी ठीक है। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था ना, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी, उसी को हम लोग सही मानेंगे। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी थी। इसीलिए ऑप्शन तो दोनों ठीक है, लेकिन हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाए, कहता है, क्या कहता है देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? वी हैव टू फाइंड राइट वन। देखिएगा, गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार पैठा गया, मतलब पहली बार भेदा गया। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि गंगा के मैदानी इलाके में घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनको पैठने या भेदने में सुल्तान की सेनाएं सक्षम नहीं थी, इसलिए ऑप्शन इसको काट दो। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, बात बिल्कुल ठीक है। इनका जो है कि नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वो पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र भी हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। देखिए, अपना अधिकार जो है वो जोर जबरदस्ती करके जमा तो लेते थे, पर वो अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। ठीक है, ये भी कट जाएगा। उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा, तो उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। ठीक है, इसलिए ये भी हटा दो। ऑप्शन बी जो है वह हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको यहाँ पे गलत ढूंढना है। चलिए, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखे हैं। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने लिखित दस्तावेज सब रखे हों। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है, अच्छी बात है। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए, अलग अलग प्रकार की नीड्स के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, ये भी ठीक है। ये हमारा जो है इसके बारे में गलत है कि अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखे हैं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वह हमारा इसका यही कथन गलत है। ठीक है, चलिए, इतनी बात क्लियर है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? भैया कैसे किया बताइए? अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती करके, भूमिहीन और किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बना करके, तुष्टीकरण और संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। यही हमारा बेस्ट ऑप्शन है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप करके, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ठीक है, इस प्रकार भारत पर उन्होंने अपने नियंत्रण को फिर से समेकित किया। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। इतनी बात हो जाती है क्लियर। निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? बताइए भाई। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है। जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता तो नहीं निभाता। हमारे भारत की जनता जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं निभाती है।
जनता को मतदान का अधिकार भी है, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव भी है, लेकिन यहाँ पे जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं हो पाती है, इसलिए ऑप्शन जो बी है वहाँ आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है। चलिए, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर लद्दाख? किसको कहा गया है भैया? सर लद्दाख को कहा गया है। क्या कहा गया है? छोटा तिब्बत कहा गया है। किसको? लद्दाख को कहा गया है। वेरी गुड। भारत में अपील प्रणाली किसे कहते हैं बताइएगा? न्यायपालिका के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान, या न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी राइट है। अपील प्रणाली का मतलब यहाँ पे है यदि आप निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ आप जो है उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यदि आप निचली अदालतों से सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है आपको, तो आप ऊंची अदालत में जा सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका जो है वहाँ राइट हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है, आपको बताना है। देखिएगा, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है। वेरी गुड। और यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता भी है। ठीक है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। ये पॉइंट कट जाएगा। यहाँ से बनास, लूनी, साबरमती और माही जैसी प्रमुख नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। ठीक है। ये इसका लक्षण प्रायद्वीपीय पठार का नहीं है। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। ये भी बात ठीक है। ये प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण ये नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए भाई। कहता है कि कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? चलिए, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है। और गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। इसके नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। तो भैया अगर यूराल पर्वत की बात करें तो एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। कहाँ है? एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक है। यहाँ पे अफ्रीका की बात नहीं हो रही है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। और फिर कहता है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये भी गलत है क्योंकि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी में नहीं है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए, एशिया से अलग नहीं करता। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक है। इसलिए कट गया ये। चलिए, और ये हमारा ठीक है। ऑप्शन ए जो है वह अफ्रीका के बारे में सही है क्योंकि यहाँ से कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ जाइए। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में बारिश होती है। क्यों ऐसा होता है बताइएगा? चलिए, पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर बहती है। पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो क्या आंसर राइट हो जाएगा? पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ठीक है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में बारिश होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। चलिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत पर्वत है? अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत, वॉस्जेस पर्वत या फिर हिमालय पर्वत? क्या हो जाएगा इसका सटीक आंसर? वॉस्जेस पर्वत। ठीक है। भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण क्या हो जाएगा? वॉस्जेस पर्वत। चलिए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक बात है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। दोनों बातें ठीक हैं। तो यहाँ पे हम किसके साथ में चले जाएंगे? ए और आर दोनों सही हैं। बी ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए, कायंत्रित शैल के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बात करते हैं इसकी। कहता है आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती है। चलो ठीक है। कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाती है। ठीक है। संगमरमर एक कायांतरित शैल है। ये भी ठीक है। तीनों ही पॉइंट हमारे सही हो जाते हैं। आइए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसके बारे में। चलिए, आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से
कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। कौन? आग्नेय और अवसादी शैल। ओके, उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाती है, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए पॉइंट हमारा क्या कहा गया कि संगमरमर एक कायांतरित शैल है। ओके, चलिए, ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो ऊपर के तीनों ऑप्शन हमारे राइट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? ये तो आपको रट गया होगा भैया, किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो वो जल जाते हैं हमारे मध्यमंडल में। ठीक है, मध्यमंडल की बात कीजिए, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बाह्य वायुमंडल की बात करूं तो अगर यहां से क्वेश्चन कितनी बार पूछता है? बहुत पूछता है। देखिए, बाह्य वायुमंडल से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पहला रेडियो संचार से रिलेटेड पूछेगा, दूसरा बाह्य वायुमंडल में ध्यान रखिएगा कि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है? तो वो बढ़ता है बाह्य वायुमंडल में, और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। ठीक है, अगर मैं बहिर्मंडल की बात करूं तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वायु की पतली परत किस मंडल में पाई जाती है? तो बहिर्मंडल में वायु की पतली परत होती है। समताप मंडल भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। हवाई जहाज इसी परत में उड़ते हैं। इसी मंडल में ओजोन गैस की परत भी पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। चलिए, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है ऋतु प्रवास भाई? देखिएगा, घरों की पास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं, फिर लोगों के आवागमन से। तो आपको बता दें ऋतु प्रवास किससे जुड़ा हुआ है? मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है ऋतु प्रवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है स्थायी पवनों के संबंध में ए बी पर विचार कीजिए। जो स्थायी पवनें होती है ना सर, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। पश्चिमी और पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है स्थायी पवनें व्यापारिक और पश्चिमी, व्यापारिक और पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें। देखिए, व्यापारिक, पश्चिमी, पूर्वी, ये तीन पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। मौसमी पवनें अगर पूछ ले आपसे तो क्या आप विशेषता ध्यान रखेंगे? मौसमी पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में जो मानसूनी पवनें होती हैं वो मौसमी पवनों का उदाहरण है। फिर आगे बढ़ेंगे, स्थानीय पवनों की बात करेंगे तो देखिए, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर कौन सी पवनों का उदाहरण है? स्थानीय पवनों का उदाहरण है। ठीक है, क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। ये भी स्थानीय पवन का ही उदाहरण हो जाएगी। ओके, इतनी बात क्लियर है। अगला प्रश्न नीचे कहता है ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। सर किसके उदाहरण हैं? ये हमारे उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। देखिएगा, कहता है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। नहीं, क्लाइमेट रोज थोड़ा बदलती है सर, है ना। ये मौसम, वेदर की परिभाषा है। दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन वेदर कहलाता है, नॉट क्लाइमेट। जलवायु नहीं है ना। जलवायु क्लाइमेट की परिभाषा ये नहीं है, ये मौसम की परिभाषा है। जलवायु तो लंबे समय, लगभग 30 वर्ष के एवरेज पर डिपेंड करती है ना। क्लाइमेट लगभग 30 वर्षों में जाके चेंज होती है। चलिए ये कट जाएगा। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर नहीं करती है सर। जलवायु केवल ऊंचाई पर नहीं बल्कि अक्षांश, समुद्र से दूरी, हवाएं, बारिश, है ना, इन सब कारकों पर डिपेंड करती है, सिर्फ ऊंचाई पर नहीं। दोनों ही ऑप्शंस हमारे यहाँ पे गलत हो जाते हैं, दोनों ही गलत हो जाते हैं।
दिए गए लक्षण ए बी पर विचार कीजिए। कहता है ए बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तब कौन सी ऊर्जा निर्मुक्त होती है? प्राकृतिक गैस की बात हो रही है, भूतापीय ऊर्जा की बात हो रही है, मोम की बात हो रही है, या फिर सर यहाँ पे बायोगैस की बात हो रही है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे प्राकृतिक गैस की बात हो रही है। किसकी बात? प्राकृतिक गैस की बात हो रही है, नेचुरल गैस की बात हो रही है। आगे बढ़ जाइए। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में, अंटार्कटिका। भारत का शोध जो संस्थान है, जो रिसर्च स्टेशन है, वो अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, लोकेटेड इन अंटार्कटिका। ऑप्शन फर्स्ट इज द ऑप्शन वन इज फर्स्ट इज राइट है। ठीक है, फिर कहता है प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है? जीवन का अधिकार, न्याय, आज़ादी या फिर समानता? तो प्रदूषण रहित हवा का अधिकार जो है यह जीवन के अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। ओके, अब मैं इसके बारे में बात करूं, देखिएगा। कहता है अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा, जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करे। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर हम जीवन के साथ में चले गए थे। फिर कहता है भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन्होंने नाम दिया। फिर देखिए, कहता है लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुन करके आते हैं? तो आपको बता दें कि वर्तमान में लोकसभा में 0 सदस्य मनोनीत होते हैं। पहले राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, लेकिन जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन के तहत इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अब हम ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएंगे, नहीं पहले हम ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाते थे। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ जाइए। कहता है 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर डैश हो गया। क्या हो गया था? तो यहाँ पे लोकतंत्र हो गया था। सर क्या हो गया था? लोकतंत्र हो गया था, डेमोक्रेसी हो गया था। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टारिका उपागम किसे कहा गया है? चलिए पहले इस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए, फिर इसकी थोड़ी थ्योरी आपको बताता हूँ। कोस्टारिका से खूब क्वेश्चन पूछता है। सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट में ज़्यादा खर्च करना, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्च करना, या स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना। तो कोस्टारिका उपागम किसे कहा गया है? सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो गया। अब आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे लिखा है कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। सर क्या माना जाता है? कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में ही इंक्लूड है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। क्या? देश में आर्मी नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर खर्च किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिलेगी। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है। अब से क्वेश्चन पूछ लेगा कहाँ की सरकार ये मानती है कि देश के डेवलपमेंट या विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है? तो वो कोस्टारिका की सरकार मानती है, इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास हो गया।
स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग भी है। तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब आप, मुझे लग रहा है इसमें गलती किसी भी प्रकार से नहीं करेंगे। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी। कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों में, सड़कों पर या फिर गाड़ियों में। तो उन्होंने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट है वो यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? संसद के सदस्य, केंद्र सरकार, अटॉर्नी या फिर विधानसभा के सदस्य? क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा? केंद्र सरकार। ओके, राज्यपाल की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? नगर निगम वार्ड काउंसिलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल या पटवारी? तो इसमें हमारा देखिए भूमि रिकॉर्ड अधिकारी भी गांव से जुड़ा है, लेखपाल भी जुड़ा है, पटवारी भी जुड़ा है, लेकिन नगर निगम वार्ड काउंसिलर यहाँ पे ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़िए। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए D.K. बासु निर्देश क्या हैं? चलिए बताइए क्या है ये। बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश दिए गए, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश, या फिर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए दिए गए निर्देश थे। ये तो आपको बता दें कि गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश थे ये। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। कहता है कि वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? अनुसूचित जातियां, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या फिर अति पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जनजातियां। चार ऑप्शन आपके सामने है। राइट क्या हो जाएगा? अनुसूचित जनजातियों की बात करता है। कैसे? मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए पॉइंट कहता है केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया है। ठीक है, कौन सा? वन अधिकार कानून 2006 पारित किया है। इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों की बात हो रही है। इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। गैर लकड़ी मतलब आप लकड़ी नहीं ला सकते, बाकी प्रोडक्ट आप ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किन किन चीज़ों पर उसको मान्यता दी गई है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ जाइए। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है जनगणना रिपोर्ट 2011, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक या फिर भारत का संविधान। क्या हो जाएगा? तो हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से शुरू करके वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो देखिए पृथ्वी की सतह, तो सबसे नीचे जो है वह है हमारा क्षोभ मंडल जिसमें हम लोग रहते हैं, यह आता है क्षोभ मंडल। फिर इसके ऊपर आ जाता है समताप मंडल जहाँ पे प्लेन उड़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा मध्य मंडल, फिर आता है वायुमंडल जहाँ पे रेडियो संचार वगैरह होता है। ठीक है, और फिर आता है उसके बाद बहिर्मंडल। ओके, तो ये सीक्वेंस चलता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आगे के 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन हमारे पास रेडी है। बस ये क्लास आपको देनी है, बहुत जल्दी ये क्लास आपको मिलने वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा।